गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन, जिसमें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे मेटल कार्बोनाइलेट आयन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है मेटल कार्बोनाइलेट आयन एक होता है जो एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो करता है। अब 18 इलेक्ट्रॉन को रूल को अगर ये फॉलो करता है, दैट इज ये स्टेबिलिटी शो करेगा, मतलब स्टेबल होंगे। तो अगर ये स्टेबल होंगे तो कौन कौन से मैकेनिज्म या कौन कौन से रिएक्शन से ये सब मेटल कार्बोनाइलेट्स बनेंगे, उनको जनरली आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे सिंथेसाइज किया जाता है मेटल कार्बोनाइलेट और ये होता क्या है। ठीक है, जैसे ही हम इसका सिंथेसिस देख लेंगे उसके बाद फिर फर्दर हम इनके नेक्स्ट लेक्चर में रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे कि मेटल कार्बोनाइलेट आयन जो होते हैं उनके रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि मेटल कार्बोनाइलेट्स होता क्या है। तो मेटल कार्बोनाइलेट्स अगर मैं बात करूं तो ये तो पहली बात हो गई कि ये मेटल है, तो वहां पास एक मेटल होगी। अब कार्बोनाइलेट दैट इज मेटल का कार्बोनिल होगा, ये लो मेटल का कार्बोनिल है। अब बताओ, आपको पता है क्या 8 आयन निगेटिव चार्ज के लिए यूज किया जाता है क्या? तो होता क्या है, जब आपका मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज हो, मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनाइलेट आयन। जैसे कि CO3 2-, इसमें भी तो लास्ट में आप 8 सफिक्स जोड़ते हो क्या? कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड का अगर हाइड्रोजन बाहर निकल जाए और उसका माइनस चार्ज बन जाए तो वहां पर उसका नाम क्या होता है? कार्बोनेट। वैसे ही जब मेटल कार्बोनिल में मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज हो तो उसको बोलते हैं मेटल कार्बोनाइलेट आयन। सो देखिए, the metals carbonyls in which metal contain negative charge are called metal carbonylate। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो देखिए, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें मैग्नीज जो है, ठीक है, माइनस आयन कंटेन करता है। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल तो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, और कार्बोनिल जब न्यूट्रल लिगेंड है तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो ये माइनस चार्ज लगा हुआ है वो आपका अल्टीमेटली वो मैग्नीज पर लगा हुआ माइनस चार्ज है। तो यहां पर देखिए, जो मैग्नीज है, जो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो आपका निगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। क्या कर रहा है? निगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। वैसे ही दूसरा अगर एग्जांपल की बात करें तो देखिए, यहाँ पर कोबाल्ट का ऐसा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है जिसमें इसे कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में माइनस चार्ज इसके ऊपर क्यों आया? क्योंकि कोबाल्ट में यहाँ पर माइनस चार्ज है, कार्बोनिल तो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। तो ये भी एक प्रकार का मेटल कार्बोनाइलेट का एग्जाम्पल है। ये आप इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही मतलब है। दैट इज, यहाँ पर देखो ये कोबाल्ट के ऊपर ही तो माइनस चार्ज है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर और बात करें तो आयरन, जैसे कि आयरन का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2- जो शो हो रहा है वो तो आपका आयरन के ऊपर जो 2- होगा वही है आपका। तो अल्टीमेटली ये जो है इसी का ही तो रिप्रेजेंटेशन है। तो इन सभी एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज है, मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो ये आपका क्या कहलाता है? मेटल कार्बोनाइलेट। क्लियर है? तो
आपको ध्यान देना है। वॉइस आ रही है ना मेरी अच्छी सी? यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ, तो हमको ये आपको यहाँ पर याद ध्यान देना है कि अगर कोई मेटल कॉम्प्लेक्स है, खासकर अगर हम बात करें कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स, कार्बोनिल और मेटल का कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें अगर निगेटिव चार्ज मेटल के ऊपर हो तो वही कहलाएगा आपका मेटल कार्बोनाइलेट। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, कि कितने इलेक्ट्रॉन या कितने माइनस चार्ज वो रखे जिससे वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे। समझ आ रहा है क्या? तो देखिए आप यहाँ पर काउंट करिए कि ये सभी जो हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं क्या? तो मैग्नीज जो है, यहाँ पर मैग्नीज का 7 इलेक्ट्रॉन और कार्बोनिल का 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर माइनस चार्ज का, तो 10 7 17 और 1 18। तो ये तो 18 फॉलो कर रहे हैं। ये भी आपका कोबाल्ट कितना होता है भाई? 9, और ये आपका 4 दूनी 8 आपका कार्बोनिल का और 1 माइनस, दैट इज 9 और 9 18। तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। और देखिए इसमें 2 माइनस क्यों है? क्योंकि आयरन से 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन आपका कार्बोनिल से, तो 8 8 16 और 2 माइनस है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 8 8 16 और 2 18। तो ये जो आपके मेटल कार्बोनाइलेट आयंस होते हैं वो आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। अब आपको अगर ध्यान होगा, ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूं कि ये बोला जाता है कि COCO4 जो है एग्जिस्ट नहीं करता, MnCO5 जो है एग्जिस्ट नहीं करता। और ये क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर इसके माइनस चार्ज को मैं हटा दूं तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? इसमें 18 था, तो यहाँ पर दोनों में 17 इलेक्ट्रॉन है। कब? जब इसमें माइनस चार्ज को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये मैग्नीज जो है पेंटा कोऑर्डिनेटेड आपका कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनाए और आपका ये कोबाल्ट जो है टेट्रा कोऑर्डिनेटेड कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उस कंडीशन में ये क्या करता है? 17 इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है? रूल को फॉलो करता है। तो इसको 18 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो होता क्या है कि ये जो है दो लोग मिल करके डाइमर बना लेते हैं। तो ये कोबाल्ट भी है, अपने दूसरे मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स के साथ डाइमर बना लेता है, और जैसे ही डाइमर बनेगा दोनों जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने लग जाते हैं। इसलिए ये अपने डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। या फिर क्या होता है कि ये जो है, अब जब मैं हाइड्राइड्स पढ़ाऊंगा ना इसके, तो ये जो है हाइड्रोजन को हाइड्राइड फॉर्म में किसी आउटर जो सोर्स है उससे एक्सेप्ट कर लेता है और अपना हाइड्राइड का मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा तो उसको भी मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अभी आपको मैं इसलिए हिंट दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे रिएक्शंस करा करके, क्योंकि मैं मेटल कार्बोनाइलेट्स ही बनाना चाहूंगा तो इसके डाइमर से ही बनाऊंगा। तो डाइमर जो होते हैं क्यों बनते हैं? क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन से ये 18 इलेक्ट्रॉन में जाने के लिए ये जो है डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखो ये एक्चुअली बनते कैसे हैं। तो देखो, अगर हम कोई मेटल कार्बोनाइलेट है, मेटल कार्बोनिल है, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो अगर उस मेटल कार्बोनिल के हम रिड्यूस कर दें, तो रिड्यूस करने मतलब इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे आप। रिडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एडिशन। तो जब इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ जाएगा तो एक्चुअली ये जो है आपका एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स देगा, कि माइनस को जोड़े हो आप तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स देगा। और वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स जो है जिसमें मेटल के ऊपर ही तो क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? कार्बोनाइलेट आयंस। ये जो है आपके कार्बोनाइलेट आयन जो होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। These species that form carbonylate ion
most readily are odd electron species, particularly 17 electron species and dimer। मैं वही आपको बता रहा हूं कि अगर इसमें जो है कोई चार्ज नहीं होगा, तो चार्ज नहीं होगा उस कंडीशन में 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा। तो ये जो 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं वो जो है बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 18 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, वैसे ही जो डाइमर होते हैं, इसके डाइमर, वो डाइमर जो है ब्रेक होकर के होमोलाइसिस से आपका जो है मेटल कार्बोनाइलेट बनाते हैं। ये जो आपके कार्बोनाइलेट आयंस होते हैं वो थर्मली स्टेबल होते हैं, बट इन कॉन्ट्रास्ट टू द मोस्ट न्यूट्रल मेटल कार्बन इज हाईली सेंसिटिव। ऑब्वियसली तुम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हो इसलिए स्टेबल तो होगे, लेकिन एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स जो कि न्यूट्रल है उसके रेस्पेक्ट में तो सेंसिटिव होगे, उससे ज्यादा तो स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि तुम में चार्ज है तो चार्ज वाला तो जो आपका आयन होता है वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल वाले आपके कॉम्प्लेक्स से लेस स्टेबल होते हैं। तो ये था आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोनाइलेट आयन। ये कार्बोनाइलेट आयन किसको बोलते हैं, समझ आया क्या? क्विक रिस्पॉन्स। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कार्बोनाइलेट आयंस में कि ये जो आपके कार्बोनाइलेट आयंस हैं कुछ लोगों के साथ या कुछ कॉम्प्लेक्स के साथ, जो आपके न्यूट्रल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके साथ इलेक्ट्रॉनिकली और स्ट्रक्चरली ये क्या होते हैं, उसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल रिलेशन शो करते हैं। समझ आया क्या? जैसे कि अगर मैं एग्जांपल आपको बताता हूं तो यहाँ पर देखो कुछ मैंने मेटल्स कार्बोनाइलेट लिखे हैं और इनको मैं ये बता रहा हूँ कि इनके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल रिलेशन शो करते हैं। समझ आ रहा है क्या? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, समान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें और इसमें, और आइसो स्ट्रक्चरल मतलब सेम काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा तो सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर उसकी होगी। तो यहां से क्वेश्चन बन चुका है कि बताओ कि ये जो आपका एक मेटल कार्बोनाइलेट्स है वो किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर, किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर और आइसो स्ट्रक्चरल बिहेवियर शो कर रहा है। तो आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि चलो हम देखते हैं कि दोनों में आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स का संख्या जो है बराबर है क्या। तो देखो यहाँ पर आप सबको पता होगा कि अगर क्रोमियम की अगर मैं इसका En निकालूं, En, तो बताओ इसका En क्या आएगा। तो En की अगर हम बात करें तो क्रोमियम का कितना होता है भाई, किसको पता है? स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 24 24 की 25 24 सर। हाँ ठीक। कार्बोनिल के कितने इलेक्ट्रॉन दिए देगा भैया? 8, 4 दूनी 8 और प्लस 4, तो ये कितने हो गए? 4 8 4 12। ऑब्वियसली भाई यहाँ पर ये जो है जब आप कैलकुलेट करेंगे तो En तो इसका भी 36 आएगा, इसका भी 36 आएगा, इसका भी 36 आएगा और इसका भी 36 आएगा। समझ आ रहा है क्या? अरे यहाँ पर क्रोमियम से मैग्नीज गया तो मैग्नीज का जो है 24 से 25 हो गया, तो ये तो 4 माइनस था वो इधर 3 माइनस हो गया। समझ आ रहा है क्या? सभी में कार्बोनिल से नंबर तो सेम है। कोबाल्ट हुआ तो कोबाल्ट में सीधा ये जो है क्रोमियम से कितना बढ़ गया भाई, 27 हो गया। तो 3 यहाँ पर आप सुधारेंगे ना, ये हो गई -1 माइनस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हाँ से 27 होगा और 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा भैया? 7 7 14 और 15 35 होगा और 1 माइनस करोगे तो 36। तो निकिल का जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स देखो, हाँ निकिल का जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स अगर आप देख रहे हो तो ये जब 0 चार्ज हो जाएगा
तो 0 चार्ज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये भी क्या रख रहा है भैया, 36 इलेक्ट्रॉन्स रख रहा है। तो सभी के सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है क्या? तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब बात करते हैं, अरे हमको यहाँ पर बेवकूफ़ी तो वो बना रहा है। अगर हम देखें क्रोमियम से मैग्नीज, मैग्नीज से आयरन, आयरन से कोबाल्ट, कोबाल्ट से निकिल, तो हम लेफ्ट टू राइट वो 3D सीरीज में ही तो जा रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट जब 3D सीरीज में जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ता है क्या? ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर एक बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो बताओ इसके ऊपर का जो माइनस चार्ज है वो एक एक कम हो रहा है क्या? तो इधर का एक बढ़ाए, इधर का एक बढ़ाए तो दूसरे तरफ का एक कम हो रहा है। तो अल्टीमेटली तो ये सेम हो रहा है। जैसे कि निकिल, अब 1 माइनस के बाद उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? ऑब्वियसली 0 ही तो आएगा। समझ आया क्या भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो यस सर। ये जो है सभी के सभी जो हैं सेम इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। दैट इज मैं ये बोल सकता हूँ कि these alls आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर। लेकिन ये सभी जो है आपके कार्बोनाइलेट आयन है, क्योंकि मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज है। लेकिन ये जो आपका निकिल है वो कार्बोनाइलेट आयन नहीं है, क्यों? क्योंकि मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज नहीं है। लेकिन ये जो कार्बोनाइलेट आयन होते हैं वो न्यूट्रल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर शो कर सकते हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर के साथ साथ अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो अगर सेम हो गई तो ऑब्वियसली उसका स्ट्रक्चर भी सेम हो जाएगा। और आपको सबको पता होगा कि यहाँ पर इन सभी की जो आपकी ज्योमेट्री होगी या स्ट्रक्चर होगी वो सेम होगी। आप हाइब्रिडाइजेशन क्या कर देना, फाइंड आउट कर लेना। समझ आया क्या? तो अगर बताओ कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन भी अगर सेम हो गई, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी तो इसका स्ट्रक्चर सेम होगा कि नहीं? तो सबका सेम स्ट्रक्चर तो सभी लोग आइसो स्ट्रक्चरल कहलाएंगे कि नहीं? अच्छी बात क्या है कि आइसो स्ट्रक्चरल के साथ साथ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर भी शो कर रहे हैं। तो अगर ये समझ गए होंगे तो आपको इसको कैलकुलेट करने में 2 मिनट नहीं लगेगा कि यहाँ पर ये जो है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्लस आइसो स्ट्रक्चरल बिहेवियर शो करते हैं। जब ये आयरन का जो है बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइलेट जब क्रिएट होता है तो वो जो है आपका कोबाल्ट के बाई न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स दैट इज CO2CO8 का आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्लस आइसो स्ट्रक्चरल रिलेशन शो करता है। वैसे ही क्रोमियम का ये कॉम्प्लेक्स मैग्नीज के इस कॉम्प्लेक्स के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्लस आइसो स्ट्रक्चरल बिहेवियर शो करता है। आप इनका कैलकुलेट करके देख सकते हैं खुद से कि आइसो स्ट्रक्चरल प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर इनमें हो रहा है कि नहीं। अब बात करता हूं मैं, आपका ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन आया हुआ है CSIR नेट में। वो क्वेश्चन बोलता है ऑन रिड्यूसिंग ट्राइन्यूक्लियर आयरन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स with an excess of sodium, a carbonylate ion is formed. The iron is isoelectronic with, वो ये बोल रहा है कि बताओ कि जो आयरन का कॉम्प्लेक्स इसके इस कॉम्प्लेक्स के रिडक्शन से बनेगा वो किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा? दैट इज किसमें उसी के इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा। समझ आया क्या भाई? क्वेश्चन समझ आया क्या? तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि Fe3 ये जो CO12 है वो जब एक्सेस ऑफ सोडियम रिएक्शन करता है तो वहां क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा कौन बताएगा? FeCO4 2- ऐसा कुछ बनेगा। Fe4
FeCO4 2 माइनस FeCO4 2 माइनस। अरे चलो देखते हैं भाई, क्या भाई साहब सही बोल रहे हैं? ठीक है, FeCO4 2 माइनस। हाँ FeCO4 नहीं 2 सर, माइनस। देखो सर Fe4 नहीं सर, Fe बस रहेगा। हाँ मैंने आयरन इसको एक ही मिटा, रहेगा। हाँ इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, वो तो 4 आयरन तो है ही नहीं, तो कहाँ से 4 आयरन हो जाए। तो देखते हैं कि आज ये सही बोल रहे हैं या ये नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली होता क्या है, जब पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, तो सोडियम एक्चुअली करेगा क्या बेचारा, इसके पास है ही क्या क्षमता। तो सोडियम को सब जानते होंगे कि ये आपका जो है एल्कलाई मेटल्स है, और एल्कलाई मेटल्स क्या करते हैं, आसानी से इनकी आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है। इनका बेचारे का काम क्या होता है कि अरे हम तो आसानी से Na से Na प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, इतना है हमारा क्षमता। ये कौन बोलता है? सोडियम। तो ये जो सोडियम का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, रिलीज होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड हो जाता है आपका इस कॉम्प्लेक्स में। दैट इज, इट इज अ काइंड ऑफ रिडक्शन प्रोसेस, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है। लेकिन किस तरह से एडिशन होगा, कैसे ये जो है इनका लाइसिस होगा, तो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर सोडियम के साथ किसी का रिडक्शन कराया जा रहा है, अगर वो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स है, तो आपका करना क्या है, आप कुछ मत करना, इन आयरन्स को और इन कार्बोनिल्स को बराबर भाग में क्या कर देना, बांट देना। कितने आयरन है बताओ? 3 है क्या? तो सामने में लिखो 3 आयरन है भाई, तो ये लो देख लो 3 आयरन है, तो सामने में लिख दिया मैं 3। अब 3 आयरन को मैं अगर इनके बीच अगर 12 कार्बोनिल को अगर मैं डिवाइड करूं, तो एक आयरन को कितने कार्बोनिल मिलेंगे? 4 ही मिलेंगे। तो बराबर अमाउंट में पर आयरन को आप CO क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 12 में से एक आयरन के पास कितने होंगे? 4। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 4 या 12 कार्बोनिल भी हो गया, और Fe3 था तो 3 Fe, तो ये भी आपका एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब बेचारे के पास जितना आयरन था, जितना कार्बोनिल था, उसका तो बंटवारा कर लिया। मेन चीज क्या थी कि हमको अब इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कराना है। क्या कराना है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कराना है। तो बताओ, अगर मैं इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कराना है मेरे को, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने पड़ेंगे? तो Fe का कितना होता है? 8, और 4 दूनी 8 जो है कार्बोनिल का, तो 8 8 16। तो सबको पता होगा कि 18 करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। समझ आया क्या? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये किससे लेगा? सोडियम से लेगा। इसीलिए तो बोला गया था एक्सेस ऑफ सोडियम। तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? 2 माइनस। कोई दिक्कत? तो इन्होंने जो बताया था वो एकदम करेक्ट था। कैसे इसको सॉल्व करना है, समझ आया क्या? पहले आपको जितने मेटल्स हैं उन मेटल्स को बराबर अमाउंट में जितने कार्बोनिल्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब ये देखो कि कितना इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए जिससे वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा, और उस इलेक्ट्रॉन को उसके कॉम्प्लेक्स के ऊपर में मेंशन कर दो नेगेटिव चार्ज में। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो नो सर। तो पहला काम आपका क्या था कि उसी से सॉल्व होता है क्वेश्चन, जिससे ये जो है आपका ये रिएक्शन को करा पाता, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट नहीं पता करेंगे कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो फिर कैसे पता करोगे कि ये किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चरल बिहेवियर शो कर रहा है। तो सबसे पहला काम था हमारा कि हम ये पता लगाएं कि ये जो है क्या प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये एक प्रकार का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइलेट है। ठीक है,
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइलेट। अब आप ध्यान देंगे, एक सेकेंड सर कॉल आ रहा है। अब आप ध्यान देंगे तो अब हमको ये देखना है कि ऑप्शन के साथ ये जो आपके 4 ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनके साथ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर शो कर सकता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास बताओ भाई। 36। सर सेकंड विल बी करेक्ट सर। सेकंड विल बी करेक्ट। हाँ, तो जो कैलकुलेट कर लिया होगा वो आप पता चल जाएगा कि सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देख लो कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीज कितना होता है भाई, इसमें कितना होता है कौन बताएगा? अरे 25 7 + 8 ये भी 18 होगा, दैट इज 36 होगा क्या? और इसको हाँ भी सर, अगर हाँ आप सर। गिनोगे तो ये 18 से 18 गिनोगे तो 18, और अगर ईएन देखोगे तो 36। ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। कितना होगा भाई? 7 और 10 17, एक घटा दो 16। तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता 16 थर्ड। वेनेडियम कितना होता है? 5 और 12। 5 5 1 6 5 और 12 कितना होता है? 12 5 17, 17 और 1। 12 6 18। हाँ हाँ, मतलब टोटल 18। तो अगर मैं कोई 18 इलेक्ट्रॉन रूल से खोजने की कोशिश करता तो पहला ऑप्शन उसका क्या करता है, ये वाला थर्ड ऑप्शन तो 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो ही नहीं कर रहा है। लेकिन कई लोग अगर क्या करते 36 वाला कॉन्सेप्ट पकड़ते तो अरे ये भी हो गया 36, ये भी हो गया 36, ये भी हो गया 36। अब मेरा दिमाग क्या हो जाएगा खराब कि तीनों के तीनों 36 हैं और पूछा क्या है कि ये किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो किसके साथ कर रहे हैं? सबके साथ। लेकिन वहां एक्चुअली इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ओनली आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, बट ये पूछ रहा था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्लस आइसो स्ट्रक्चरल कौन होगा। तो यहाँ पर बताओ कितने सीओ के साथ ये आयरन कोऑर्डिनेट है? 4। फोर तो ऑब्वियसली 5 कोऑर्डिनेटेड कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स नेवर आइसो स्ट्रक्चरल विथ 4 कोऑर्डिनेटेड कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। तो कौन सा वाला आपका जो है मोर प्रोमिनेंट आपका आंसर होना चाहिए? सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। समझ आया क्या? सर एक तरीके से और फाइंड कर सकते हैं सर इसको। बताइए। जैसे क्योंकि तीनों ऑप्शन ए बी और डी हम्म 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, हाँ लेकिन यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है, मतलब हम केवल मेटल का देख सकते हैं। आयरन में 8 होता है और ऊपर में 2 माइनस भी है, तो 8 + 2 10। 10। तो ऐसे तीनों ऑप्शन में से कहीं पे 10 नहीं आ रहा है निकिल को छोड़ के, क्योंकि निकिल न्यूट्रल है। तो उस पर बिल्कुल टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है मेटल दोनों वहाँ पे। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है। क्योंकि मैग्नीस में 7, तो 7 और नहीं 1 नहीं, 8। ठीक है यहाँ पर वैसे जो वेनेडियम हाँ में यहाँ पर ठीक है आप बोल रहे हो। अब बताओ, मैं एक हम्म, कॉम्प्लेक्स लेता हूँ मैं A9CO6। तो क्या करते? A9 एक ऑप्शन में ये बनाता, चलो ये फोर्थ ऑप्शन में बनाता। ठीक है, ये फिफ्थ ऑप्शन में बना देता हूँ A9CO6। सपोज मान लो निकिल जो है हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बना, तो तुम्हारे हिसाब से तो निकिल के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 ना? सॉरी मतलब हाँ, कोनिक हाँ 10। तो हाँ हाँ सर। आयरन के पास भी तुम 2 चार्ज निकाल दिए तो यहाँ भी 10। तो इसमें भी निकिल के पास 10 है और इसमें भी 10 है और दूसरे सेकंड वाले ऑप्शन में भी 10 है। तो तुम किसको सेलेक्ट करोगे? सर वो डिपेंड करता है सर, CSIR क्या आंसर लेगा उस समय। ना, डिपेंड ये नहीं करता। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो आप कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हो वो करेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे अपने मन से कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? कि ठीक सर। सिर्फ मेटल का आप देखोगे तो मेटल के साथ तो ये फिफ्थ ऑप्शन ऐसा भी बन सकता है ना, तो वहां पर तो आप गलत कर देते। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से बनाते तो अगर सेकंड ऑप्शन नहीं रहता और निकिल का NiCO6 रहता तो फटाक से आप इसको देखते ही बना देते, ऐसे टिक कर देते। गलती होने के चांसेस थे कि नहीं? हम्म। समझ आया मैं क्या बोलना चाह सर रहा हूँ? बट हाँ आइसो स्ट्रक्चर
मेंशन नहीं किया उसके बाद भी कोऑर्डिनेशन देखना है क्या सर, कितने से ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट है वो? ऑब्वियसली ऑब्वियसली देखना है, क्यों? क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये है कि ये भी 36 है और ये भी 36 है और ये भी 36 है, तो दिस ऑल थ्री आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बट आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ अगर आपको आइसो स्ट्रक्चर भी पूछता है तो आपका ये ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। लेकिन आपको तो एक ही ऑप्शन का कुछ एक ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर सकते हो, और आपको पूछा क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्लस आइसो स्ट्रक्चरल को आपको प्रेफर करना है। सर बट एक बार क्वेश्चन में देखो जैसे दिया है, द हम्म आयरन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, आयरन इज आयरन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, ठीक है, विथ। ठीक है। आप, मैं क्या बता रहा हूं आपको कि इस ऑप्शन में जो आपका ये 10 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है वो करेक्ट हो सकता है, नो डाउट यहाँ पर। लेकिन अगर ये हाँ ऑप्शन हाँ। रहता तो कैसे करते हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। आप आप जो एग्जाम्पल लिए ना उसमें 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं हो रहा है। किसमें? अभी आप जो नहीं एग्जाम्पल उसमें, लिए निखिल हाँ हाँ CO6 में, हाँ, अरे तो नहीं हो रहा है तो उसको अरे तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं ना, ऑप्शन तो होगा नहीं ही नहीं। वो मतलब यहाँ पे 18 वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, यहाँ पे ये बोला कि द आयरन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, मतलब जो आयरन मेटल है उस कार्बोनिल में सेंट्रल एटम, वो किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, अरे मैं इस तरीके से हाँ, पूछा है उसने। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम्म अगर इस क्वेश्चन को अगर तुमको कंप्लीट आगे नहीं बढ़ाता तो ये सिर्फ हम्म एक प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइलेट ही है, कि तुमको पता चल रहा है क्या कि इसके रिडक्शन कराने से तुम आयरन के ऊपर कितना चार्ज चढ़ाओगे, हम्म समझे? तो ठीक है, तुम हम्म क्वेश्चन को समझ गए तो यहाँ पर तुम्हारा काम तो हो गया। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर तुमको और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन टाइप किया था उसको मेरे को शायद हटाना नहीं था, मैं उसके साथ उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्लस आइसो स्ट्रक्चरल करके बनाया था। लेकिन मेरे ख्याल से आपको सेम टू सेम एज इट इज दिखाना चाहिए क्वेश्चन करके, मैं इसको ला दिया, ठीक है। क्योंकि ओके सर। हाँ, आपको आगे की सोचना है कि अगर ये ऐसा पूछ दिया तो आपको और आगे कैसे आपको उसके क्या बोलते हैं, वो कौन सा कॉन्सेप्ट आपको क्रिएट करा सकता है वो, समझ सर आया क्या? ठीक। जी सर। और जैसे कि अगर बैक साइड अगर आप देखोगे तो बैक साइड में अगर आप देख लेना वहां पर कि ठीक है आधे लोग तो चलो पकड़ लिए कि चलो आयरन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, क्या पता आधे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये आयरन का कॉम्प्लेक्स को आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहे हैं, समझ आया? मैं बताऊं ओके सर। आप क्या बोल रहे हो, आप जो सोच रहे हो ना वो बहुत गलत डायरेक्शन में चल रहे हो, क्योंकि एफी जो है, एफी को तुम बोल रहे हो कि सर एफी तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अरे लेकिन वो जब कॉम्प्लेक्स बनाया तो ये सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है, ये जब CO4 जब बाइंड हो गया इसके साथ तो टोटल इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ आया? वो ये नहीं पूछ रहा था कि आयरन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक दैट इज ये 10 तो निकिल भी 10। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयरन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूछ रहा था, आयरन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ। तो यहाँ पर 10 ना का सोच करके तुमको क्या सोच के जाना था, 36। और इस 36 वाले कॉन्सेप्ट से तुम्हारा ये सॉल्व नहीं होता, क्योंकि 3 लोग 36 वाला फॉलो करते हैं। तो तुमको एक स्टेप और आगे जाना था कि यहाँ पर जो सेम नंबर ऑफ कार्बोनिल लिगेंड जो हैं अगर उसके साथ वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि जब आइसोलोबल एनोलॉजी जब पढ़ोगे आप तो वहां पर बहुत से लोग एक दूसरे के आइसोलोबल होते हैं, लेकिन करेक्ट किसको लिया जाता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है दोनों जब एग्जैक्ट मैच कर जाए तो उसको पहले प्रेफर किया जाता है, वो जो आपका करेक्ट आइसोलोबल होता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मेरा जो मतलब है आपको करेक्ट करना है कि कौन से कॉन्सेप्ट से आप गलत सही हर बार सही हो सकते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट से आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। इस कौन पूछ रहा था अभी क्वेश्चन, ये गौरव? जी सर।
समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आयरन को वो सिर्फ जी टू, सर, समझ गए हाँ सर। 2 के साथ नहीं पूछ रहा है, वो हाँ। टोटल जब पूरा कॉम्प्लेक्स बन हम्म। गया तो आयरन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया वो पूछ रहा है। ओके ठीक है, सर। ठीक। जी। चलो अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ कार्बोनाइलेट आयन की। तो अगर आपको सिंथेसिस करने की अगर बात आती है तो कैसे कैसे सिंथेसिस होगा इसके हम रूट को अगर यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पहला चीज तो ये दिख रहा है हमको कि मेटल का कार्बोनिल का अगर कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें आप उसका रिडक्शन करा दो, तो रिडक्शन करा दोगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा और मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। साथ ही कुछ न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी होगा, ठीक। और कुछ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी होते हैं जिससे कार्बोनाइलेट आयन बनते हैं। तो बहुत सारे रिएक्शंस मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश किया हूँ कि अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो क्यों ना आपके नोटबुक से क्वेश्चंस आए। तो देखिए बाय रिडक्शन, सबसे पहले रिडक्शन में अगर बात करें तो ऑब्वियसली कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। तो अभी जैसे कि मैं आपको रिएक्शन दिखा रहा था उसमें एल्कलाइन मेटल सोडियम लिया था, तो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट एल्कलाइन मेटल हाइड्राइड्स जैसे KH हो गया, NaH हो गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और आपका ये एक और रिड्यूसिंग एजेंट ट्राइएथाइल बोरोहाइड्राइड। तो ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब रिड्यूस कराया जाता है किसी मेटल कार्बोनिल को जो न्यूट्रल होता है, तो इस मेथड से मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाता है और आपका मेटल कार्बोनाइलेट बन जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें कि ऐसा सिस्टम हो जिसमें कोई मेटल जो है CO10 10 कार्बोनिल से जुड़ा हो और उसको सोडियम के साथ एक्सेस ऑफ सोडियम के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो आपको करना क्या है, मैं आपको पहले बताया जो कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले आपको जितने मेटल्स दिए हैं उन पर मेटल्स आप जो है कितने कार्बोनिल डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कराने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी उसको उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर में मेंशन कर दो। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर मैं इस मेटल को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, मतलब कार्बोनिल को इस मेटल के साथ डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो 2 मेटल हैं तो एक मेटल को 5 कार्बोनिल मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पर MCO5 बनेगा। और अगर मैं M2CO10 होगा तो ये एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ इसका, मैग्नीज जनरली Mn2CO10 बनाता है और जब मैग्नीज होगा तो वहां पर 7 और 10 17 दैट इज एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जिससे वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर देता है। तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। दैट इज यहाँ पर मेटल कौन कौन से हो सकते हैं जो M2CO10 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो ये होता है आपका मैग्नीज वाला जो ग्रुप होता है आपका मन तक दैट इज मैग्नीज और TC और RE। तो ये जब मेटल कौन होंगे Mn TC RE, जब वो M2CO10 टाइप का आपका क्या बनाए कॉम्प्लेक्स बनाए और उसको अगर सोडियम के साथ रिडक्शन कराया जाता है तो वहां पर आपको करना क्या है, 5 में कार्बोनिल एक मेटल के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देना और उसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक माइनस लगा देना। समझ आया क्या भाई? वैसे ही अगर बात करते हैं M3 टाइप का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है और M2 वाला जो है मतलब बाई न्यूक्लियर ट्राई न्यूक्लियर टेट्रा न्यूक्लियर सभी टाइप के जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स हैं उसको मैं पहले लेक्चर में आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि इनके जो है ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनिल बनाने की टेंडेंसी होती है, किनके पास बाई न्यूक्लियर बनाने की टेंडेंसी होती है, किनके पास टेट्रा होती है। ठीक है, तो यहाँ भी हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सेम कॉन्सेप्ट है। जब सोडियम के साथ अभी भी रिडक्शन हो रहा है तो आपको मेटल को 3 मेटल है, ठीक है, और यही यही क्वेश्चन तो आया था आपका, यही वाला कॉन्सेप्ट तो आया था अभी जो हम सॉल्व कर रहे थे। आपका 3 मेटल को 4 कार्बोनिल डिवाइड कर देना और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी भाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। ये लो, तो मेटल कौन कौन से होते हैं जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेटल
ठीक है। आयरन, प्लूटोनियम और ऑस्मियम, दैट इज जो आयरन का ग्रुप है वो मेटल्स जो हैं Fe3 या M3CO12 टाइप की कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, जो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, जो रिडक्शन के थ्रू आपका मेटल कार्बोनाइलेट में चेंज हो जाते हैं। आप आयरन रख के देखेंगे तो ऑब्वियसली कितने हो जाएंगे, 8, 8 और 16, 16 और 2 18। समझ आया क्या कॉन्सेप्ट? वैसे ही अगर हम बात करें कि और जो सोडियम के साथ रिएक्शन हम डिफरेंट टाइप के जो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स हैं उनको अगर रिड्यूस कराते हैं, जैसे कि M4 टाइप के हैं, तो M4 टाइप के जब कौन बनाता है भाई, हम डिस्कस कर चुके हैं कोबाल्ट, रोडियम। तो कोबाल्ट वाला जो ग्रुप है वो M4CO12 टाइप का जो है पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखता है, जो कि सोडियम के साथ एक्सेस ऑफ सोडियम रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर जब कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम होंगे तो ऑब्वियसली 12 जब कार्बोनिल को बांटेंगे 4 में तो एक मेटल के पास 3 कार्बोनिल बटेगा, और जब 3 कार्बोनिल बढ़ जाएगा तो इस मेटल को कितने चार्ज देंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। तो कोबाल्ट के पास कितने होते हैं भाई, 9, 9 और 6 15, और 15 और 3 माइनस करूंगा तो ये 18, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो करने लग जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर आया क्या, कि जब सोडियम के साथ पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल को रिएक्शन कराया जाता है, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन कराया जाता है, तो वहां पर रिड्यूस्ड प्रोडक्ट जो होता है वो एक मेटल कार्बोनाइलेट होता है, और उसको हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बनेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया क्या, ये ट्रिक आपको समझ आया क्या? यस सर। चलो तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि ये लीजिए, ये एक आयरन का कॉम्प्लेक्स है। आयरन का जो एक बाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, क्या पता इसको ऐसे ना दे करके वो ऐसे लिख देता, ऐसे लिख देता Fe2 Cp2 CO4। अरे लिख सकता था क्या, Fe2 Cp ईटा 5 ना, ईटा 5 Cp ट्वाइस और CO4, ऐसे लिख सकता था कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता था। तो अगर ऐसा लिखा रहता और रिएक्शन कराता वो मेरे सोडियम मेटल से, तो एक्चुअल सोडियम मेटल जो है क्या काम करता है भाई, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेचारे के पास काम ही क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन ही तो दे सकता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि मेटल कार्बोनिल जो होते हैं वो सोडियम के साथ रिडक्शन रिएक्शन शो करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और मेटल कार्बोनाइलेट बनाते हैं। तो यहाँ भी आपको क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, आपको करना कुछ नहीं है। अगर मैं ऐसे इसके थ्रू अगर बताऊं तो सबको बराबर भाग में बांट दो, 2 ठो मेटल है, तो 2 ठो जब मेटल है तो एक मेटल को कितना कार्बोनिल मिलेगा, तो ऑब्वियसली 4 कार्बोनिल हैं तो 2 कार्बोनिल मिलेगा एक मेटल को। कितना ठो साइक्लोपेंटाडाइन रिंग है, 2 ठो, तो एक को कितना मिलेगा, 1 Cp, वो भी कैसा वाला, ईटा 5 वाला। समझ आ रहा है क्या भाई? अब आपको करना क्या था, अब आपको ये ध्यान देना था कि ये तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और देखो यही तो हुआ है, देख लो इसके स्ट्रक्चर जब देखोगे तो एक आयरन के पास 1 Cp और 2 कार्बोनिल। तो अगर हम इसको तोड़ें तो हुआ क्या है एक्चुअल में, अरे तो यहीं पर 2 मेटल मेटल बॉन्ड थे वही तो टूटे। तो बताओ इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो 8 + 4 + 5, तो 8 4 12, 12 5 17, 17 और 1 माइनस चढ़ा दोगे तो 18। तो क्या बनने वाला है आपका मेटल कार्बोनाइलेट, ये बनने वाला है, दैट इज आपका देख लीजिए एक Fe है और एक Fe है, तो यहाँ पर ध्यान देना 2 CO है और 1 Cp है, और ये बोल रहे होगे कि ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक काउंटर आयन सोडियम आयन है
और ये सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज में जुड़ा है, और पॉजिटिव चार्ज में जब सोडियम आयन जब जुड़ता है काउंटर आयन की तरह, तो ऑब्वियसली ये क्यों आया होगा, जब कॉम्प्लेक्स में माइनस चार्ज होगा, एक माइनस, इसीलिए जो है यहाँ पर एक सोडियम प्लस उसमें काउंटर आयन के लिए यूज हो रहा है। समझ आया क्या भाई? और चूंकि ये दो आपके आयरन से यहाँ पर टूटे हैं, यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स ये मेटल कार्बोनाइलेट का बनेगा, इसलिए सामने में आपको स्टैचोमेट्री 2 दिख रही होगी। और इसको हम फार्मूले में अगर लिखें तो यही तो है जो मैं बनाया था। अगर इसमें सोडियम नहीं लिखता तो यहाँ पर माइनस लिखना पड़ता, और इस माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए काउंटर आयन आपका सोडियम आयन यहाँ पर आ रहा है। ये एग्जांपल क्लियर हुआ क्या? आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं क्या कि सोडियम के साथ जब कोई पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल रिएक्शन करता है न्यूट्रल वाला, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनता है? आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। आवाज तो आ रही है ना क्लियर? जी सर। हाँ सर आ रही है। ठीक। वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल अगर ध्यान दें तो देखो, कोबाल्ट का जो बाइन्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, उसको सेम सोडियम के साथ रिडक्शन में इन्वॉल्व किया जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट अपनाना, आपका जो है ये M2CO8 वाला ही तो कॉन्सेप्ट है, M2CO8। तो ऑब्वियसली पहले 4 बांट दो, 4 जब बांटोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन दोगे, तो उसके ऊपर मेटल 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा, वो आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपको एक कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ 4 कार्बन जब बटेगा ये, तो 4 दूनी 8 इसका, और कोबाल्ट का कितना कितना भाई 9, तो 8 16 और 1 17 और 1 18 इजिली सॉल्व हो जाएंगे क्या? तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका आई थिंक इजी सॉल्व होना चाहिए। अच्छी बात क्या है कि ज्यादातर अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके सोडियम से ही पूछे गए हैं, ठीक है। और भी रिड्यूसिंग एजेंट इसमें यूज होंगे, आपको सोडियम वाला थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अगर और आगे बात करते हैं रिडक्शन में, तो यहाँ पर देखिए अब डिफरेंट आपका जो है रिएजेंट यहाँ पर यूज हुआ। सोडियम को अगर छोड़ करके और भी जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं उनके साथ भी ये रिडक्शन रिएक्शन में शो करते हैं, और रिडक्शन रिएक्शन शो करके मेटल कार्बोनाइलेट बनाते हैं। तो यहाँ भी अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो सेम वही कॉन्सेप्ट इसके साथ भी शो होता है, तो सोडियम के साथ शो हो रहा था। अभी भी आपका ये जो है आपका मेटल कार्बोनाइलेट जो बन रहा है वो आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। तो हो कुछ नहीं रहा है, जो पॉलीन्यूक्लियर जो आपके मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स हैं वो रिडक्शन से मेटल कार्बोनाइलेट में चेंज हो रहे हैं, वो भी कैसे? मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइलेट। क्योंकि आगे मैं कुछ दिखाऊंगा जिसमें पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइलेट्स भी बनेंगे। अरे पॉली रहे कि मोनो रहे, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अगर मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो कार्बोनाइलेट आयन है, ठीक है। चलिए, तो एक ध्यान ये रखना है कि इस रिएक्शन में आपका H2 गैस निकलता है, कभी उसका मूड हुआ तो ये पूछेगा कि कौन सा जो गैस वहां पर रिमूव होगा। यहाँ पर एक डिफरेंट आपका रिड्यूसिंग एजेंट लिया गया है, इसका हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं सोडियम के साथ। लेकिन जब ये डिफरेंट हाइड्राइड जो एल्कलाइन हाइड्राइड होते हैं, ये भी आपका जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जब ये रिएक्शन करता है तो आपका अभी भी वही जो आपका मेटल कार्बोनाइलेट बनता है वही आपका ऑक्टेन यहाँ भी होता है। मैग्नीज में -1 चार्ज होता है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका जो है यहाँ पर पोटेशियम जो है आता है। और ऑब्वियसली यहाँ पर पोटेशियम जो आपका KH होता है उसमें ये हाइड्राइड फॉर्म में होता है, तो ये HI जो होगा आपका, ये HI जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल को डोनेट कर देता है। दैट इज हियर आल्सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, दैट इज रिडक्शन प्रोसेस विल बी प्रोसीड। चलिए, वैसे ही अगर बात करें रीनियम का भी, तो सेम आपका देख लीजिए यहाँ पर भी ये आपका लिथियम जो आपका ये ट्राइएथाइल बोरोहाइड्राइड का जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो भी इसको रिड्यूस कर सकता है। और जो सेम कॉन्सेप्ट है 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाला, वैसे ही आपका मेटल कार्बोनाइलेट यहाँ भी ये बनाता है।
तो ये सारे क्वेश्चंस में इसलिए यहाँ पर आपको मेंशन कर रहे हैं कि आपको अगर क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपको नोटबुक से ज्यादातर आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। तो ज्यादातर क्वेश्चन मैं यहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश किया हूँ। देखिए, और आगे अगर बात करें रिडक्शंस की, तो अब बात करते हैं मोनोन्यूक्लियर की। अभी हम पॉलीन्यूक्लियर को बात कर रहे थे, बराबर बराबर भागों में बांट दो ये सब की। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अब VCO6 है, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है हमारा। क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कराना है, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अगर फॉलो कराना है तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है। वेनेडियम के पास कितना होता है भाई, 5, और कार्बोनिल का कितना होता है, 12। 12 और 5 17, दैट इज ये एक 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो मैं पहले ही आपको जो इंट्रोडक्शन बताया था वहीं पर बताया कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जो आपके बाइनरी जो बाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स थे, दैट इज डाइमर जो कॉम्प्लेक्स थे या पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स थे, उनके साथ साथ जो 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं वो भी रिडक्शन के थ्रू मेटल कार्बोनाइल आयन बनाते हैं। तो 17 से इसको 18 जाने में कितना टाइम लगेगा, अगर इसको कोई आउटर सोर्स से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाला मिल जाए। तो ऑब्वियसली सोडियम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग मेटल है, आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है, और जो वेनेडियम जो है एक्सेप्ट करके 17 से 18 इलेक्ट्रॉन वाले कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके कारण मेटल के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, जिसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार का एक मेटल कार्बोनाइलेट आयन है। वैसे ही अगर बात करें FeCO5 की, तो देखिए यहाँ पर FeCO5 अगर आप ध्यान देंगे तो इसका तो खुद 8 होता है, और ये आपका 5 10, तो ये ऑलरेडी एक प्रकार का 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स भी आपका जब रिड्यूस किया जाता है, दैट इज सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, तो रिडक्शन प्रोसेस से आपका मेटल कार्बोनाइलेट आयन बनाता है। अब आपको ध्यान ये देना है सिर्फ कि यहाँ पर CO जब रिमूव होगा तो CO देखिए यहाँ पर 5 से 4 हो गए, तो आफ्टर CO रिमूवल ये कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स को 18 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो है 2 सोडियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा करके यहाँ पर ये एक 18 इलेक्ट्रॉन वाला मेटल कार्बोनाइलेट आयन प्रोड्यूस करता है। वैसे ही अगर बात करें क्रोमियम CrCO6 की, तो ये CrCO6 की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका 6 और ये प्लस 12, तो 12 6 18, ये भी एक ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करने वाला कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन करके ये रिडक्शन के थ्रू इनके पास भी मेटल कार्बोनाइलेट आयन बनाने की टेंडेंसी होती है। ऑब्वियसली आपको एक CO जब आप इसमें कम करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इसको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, जो कि सोडियम प्रोवाइड कराता है, और आपका यहाँ पर क्रोमियम का मेटल कार्बोनाइलेट आयन बन जाता है। देखिए, वैसे ही ये CrCO6 एक दूसरे रिएजेंट जो हाइड्राइड प्रोड्यूसिंग, ये भी एक हाइड्राइड प्रोड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसमें आपका हाइड्रोजन जो है हाइड्राइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये भी आपका रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है क्रोमियम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स को, और आपका क्या बना देता है, बाइनरी मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, दैट इज बाइन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। और आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर, एक सेकंड में, कि ये जो सोडियम है, 2 सोडियम यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो आप बताइए यहाँ पर कितना चार्ज होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऊपर 2 माइनस चार्ज होगा, ठीक है, और 2 माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये कुछ थे मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो सोडियम और डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके मेटल कार्बोनाइलेट आयंस बना रहे थे। और इससे पहले हमने बात किया था कि डिफरेंट टाइप के जो आपके पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल से वो कैसे लाइसिस होकर के होमोलाइसिस हो, ठीक है, उससे आपके मेटल कार्बोनाइलेट आयन बन रहे थे।
अभी भी अगर रिडक्शन की बात करूं तो ये तो बात हो रही थी कि कुछ रिड्यूसिंग एजेंट थे। अब अगर हम इसको और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करा दें, जैसे कि आपका जो है सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया, तो ये अभी तक हम ये देख रहे थे कि -1 हुआ, -2, तो दो फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट टू माइनस तक हम रिड्यूस करा पा रहे थे। लेकिन जब और मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि ये सभी जो आपके लिखे हुए हैं, एल्कलाइन मेटल्स प्लस क्राउन ईथर, लिक्विड अमोनिया प्लस सोडियम, तो ये क्या करते हैं और भी आगे रिडक्शन चालू कर देते हैं। तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा -1 और -2 तक सीमित ना होकर के उसमें और भी इलेक्ट्रॉन हम ऐड करने की टेंडेंसी आ जाती है इनके पास, और वो -4 तक के यहाँ पर रिडक्शन इन्वॉल्व या रिडक्शन रिएक्शन शो करना चालू कर देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सुपर रिड्यूस्ड कार्बोनाइलेट आयन। क्लियर है? तो उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सोडियम जो है प्लस चार्ज में है, ऑब्वियसली ये वेनेडियम CO6 जो है माइनस चार्ज कंटेन करता है। तो आप सबको अगर यहाँ पर ध्यान हो तो ये तो ऑलरेडी एक मेटल कार्बोनाइलेट आयन है, लेकिन अगर इसको और फर्दर रिड्यूस कराया जाता है एक और स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो ये जो है ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होते हुए भी और भी इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने की टेंडेंसी रखता है। वैसे ही मैग्नीज का जो आपका CO5 है वो आपका ऑलरेडी एक मेटल कार्बोनाइलेट है, वो जब और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो फर्दर उसमें सुपर रिड्यूस्ड कार्बोनाइलेट आयन बनाने की टेंडेंसी पाई जाती है। तो देखिए इनके एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो Na3 दैट इज यहाँ पर +3 दैट इज 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, और ये तभी 3 पॉजिटिव चार्ज वाले काउंटर आयन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जब यहाँ पर इस मेटल कार्बोनाइलेट आयन में आपका जो मेटल है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। समझ आया क्या भाई? आप 80 इलेक्ट्रॉन को काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर इसको 18 करने के लिए -3 चार्ज आपको लगाना पड़ेगा। तो ये -1 से -3 चला गया, वैसे ही ये भी आपका -1 से -3 चले गया, ठीक है, ये भी आपके -1 से -3 चले गया। तो ये जो है -3 दैट इज -4 तक के आपके थर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंडीशन में जाकर के सुपर रिड्यूस कार्बोनाइलेट आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। कब? जब आपका स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट और यूज किया जाए। तो ये बात हो रही थी रिडक्शन की। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक से। न्यूक्लियोफिलिक अटैक जब होता है तो कहां पर होगा, और जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो आपका किस तरह से मेटल कार्बोनाइलेट आयंस बनेंगे, ठीक है। अब देखिए मेटल कार्बोनाइलेट आयंस बनाने में न्यूक्लियोफिलिक अटैक का क्या रोल है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब एक मेटल कार्बोनेट को रिएक्शन कराया जाता है तो वहां पर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के थ्रू आपका मेटल कार्बोनाइलेट आयंस बनाते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक NOH लिया है, यहाँ पर 4 NOH लिया है, दैट इज अगर कंसंट्रेशन आपका बेस का ज्यादा हो तो क्या बनेगा, कंसंट्रेशन आपके बेस का कम हो तो क्या बनेगा। तो ये जो आपका FeCO5 है, बेस के प्रेजेंस में आपका जो है एक मेटल कार्बोनेट नाइलेट आयन बनाने की टेंडेंसी रखता है। जैसे कि सबसे पहले स्टेप में CO2 जब रिमूव होता है तो वहां पर एक हाइड्राइड जुड़ जाता है, जो NaOH का हाइड्राइड है वहां पर वो हाइड्राइड जुड़ जाता है, और जब हाइड्राइड जुड़ जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाता है, और उस माइनस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए काउंटर आयन सोडियम प्लस का प्रेजेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको फर्दर और रिड्यूस कराते हैं मेटल हाइड्राइड के साथ तो आपका ये जो है हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाता है, और हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाता है तो यहाँ पर -1 से ये -2 या हाई रिड्यूस्ड मेटल कार्बोनाइलेट आयन में चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो है जब बेस का कंसंट्रेशन हाई होता है तो ये पहले ही स्टेप में आपका जो है यहाँ पर सुपर रिड्यूस्ड
या -2 तक के जो आपका फार्मल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल फॉर्म में मेटल कार्बोनाइलेट आयन प्रोड्यूस करता है। वैसे ही अगर बात करें CrCO6 का OH माइनस के साथ रिएक्शन का, तो इनमें भी जो है आपकी मेटल कार्बोनाइलेट बनाने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो है अगर आपको करना कुछ नहीं है, ये अगर खुद से 18 है तो 18 के लिए इसको बाहर करने के 18 से आपको अगर इसमें और मेटल कार्बोनाइलेट बनाना है तो सबसे पहले तो इस 18 को फर्दर कम करना पड़ेगा, दैट इज CO को निकालना पड़ेगा, और CO जब निकलेगा तो वहां पर उसके बदले आपको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड वहां पर करानी पड़ेगी। Fe2CO9 बाइन्यूक्लियर आयरन का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, इसमें भी आपकी ये टेंडेंसी होती है कि ये मेटल कार्बोनाइलेट आपका बना है, वो भी किस टाइप की, बाइन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइलेट आयन। अब मैं इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर मैकेनिज्म पाया जाता है जिससे ये आपके न्यूक्लियोफिलिक अटैक से मेटल कार्बोनाइलेट बनते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर अगर आप देखे होंगे तो ये आयरन FeCO5 था, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि Fe जो है Fe और आपका जो है एक CO बैक बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, ये CO जो है आपका आयरन के साथ तो डबल बॉन्ड, तो अगर इधर डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी डबल बॉन्ड। मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि मेटल कार्बोनिल के पास कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अब होता क्या है, सबको पता होगा कि कार्बोनिल का जो कार्बन होता है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक होता है, दैट इज इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। और सबको पता है कि NaOH में जो OH माइनस है, इसमें माइनस आयन, दैट इज इसको न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको न्यूक्लियस चाहिए, और ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होता है कि जैसे ही ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल जो है एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो कि कार्बोनिल का कार्बन होता है उस पर अटैक करता है, वैसे ही आपका जो ये बैक बॉन्डिंग जो हुआ रहता है जो रिटर्न हो जाता है, दैट इज आयरन अपना इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेते हैं। और अगर ऐसा हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर कार्बोनिल के कार्बन से OH तो जुड़ जाएगा, लेकिन Fe के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस स्टेप में Fe में माइनस चार्ज और यहाँ पर OH का कार्बोनिल के ऊपर एडिशन हो गया। अब होता क्या है कि ये फर्दर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, ये आपका ये हो गया, ये फिर से आपका ये यहाँ, तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, फिर से ये रिपीट होगा। तो जैसे ये रिपीट होगा तो फिर से ये जो आपका माइनस आयन है वो फिर से यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि आपका जो है अल्टीमेटली माइनस चार्ज, अगर मैं ये बोलूं कि मेटल के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है, तो ये जो आपका CO2 निकलने की टेंडेंसी होती है ये बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक स्टेबल गैस है। ठीक है, जैसी पॉसिबिलिटी बने कि वहां पर डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो वहां पर वो रिएक्शन हो जाता है। तो होता क्या है कि यहां से आपका जो ये आपका हाइड्रोजन है वो आपका हाइड्राइड फॉर्म में जब निकलता है, तो हाइड्राइड फॉर्म में निकलने के कारण आपका यहाँ पर ये जो है बॉन्ड यहाँ से ये जुड़ जाता है, दैट इज यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज का जनरेट हुआ। ये इतना आसान तो नहीं होता, बल्कि इसको बोलते हैं कि हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है करके। तो वहां पर ये जो आपका बॉन्ड जो है टूट करके यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, दैट इज अल्टीमेटली अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर ये CO2 के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, और चूंकि बॉन्ड इधर से शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ये हाइड्राइड फॉर्म में जाकर के हाइड्राइड शिफ्ट करके यहाँ पर ये जुड़ जाता है, और ये एक चार्ज उसके ऊपर माइनस वाला अभी भी प्रेजेंट रहता है। तो इस प्लस को जो यहाँ इस बॉन्डिंग, अल्टीमेटली मैं बोलूँ कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है और ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो रहा है, और आयरन के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज। तो अगर डिकार्बोक्सिलेशन से -CO2 होने से क्या बना आपका, तो -CO2 होने से आपका ये कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि एक प्रकार का मेटल कार्बोनाइलेट आयन ही है, क्योंकि अभी भी इस मेटल के पास निगेटिव चार्ज है। ये फर्दर क्या करता है, दो और रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो सकता है। अगर इसका मेटल
हाइड्राइड के साथ इसको रिएक्शन कराया जाए तो ये जो आपका मेटल हाइड्राइड है ये H माइनस आपके यहाँ से Fe से ये आपका जो Fe है इस बॉन्ड को तोड़ करके आपका जो है H प्लस रिमूव कर देता है और फाइनली यहाँ पर H2 रिमूव होता है, H प्लस और H माइनस मिल करके H2 रिमूव कर देता है। और अब यहाँ पर Fe में पहले से एक माइनस था और आपका जो है इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड टूटने के कारण एक और माइनस आया, तो अल्टीमेटली FeCO4 2 माइनस यहाँ पर जनरेट हो गया। क्लियर है? ये तो बात हुई थी जब एक कम कंसंट्रेशन बेस का लेकर के फिर से आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराया जाए जो कि मेटल हाइड्राइड था। तो लेकिन अगर उसका कंसंट्रेशन ही बढ़ा दिया जाए, बेस का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, तो बेस का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये तो आपका एक बेस जो है आपको यहाँ तक ला के छोड़ दिया, तो फर्दर जो और भी बेस जो है NaOH के, तो उसमें से OH माइनस जो है इस एसिडिक प्रोटॉन को आपका H प्लस फॉर्म में एक्सेप्ट करके H2O रिमूव करता है और आपका Fe में एक माइनस पहले से था और इस बॉन्ड के टूटने के कारण आपका एक माइनस और आ जाता है, दैट इज FeCO4 2 माइनस आपका एक मेटल कार्बोनाइलेट आयंस बन जाता है। तो हुआ कुछ नहीं है, अरे देख लीजिए हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एक कार्बोनिल को निकालो रे और एक कार्बोनिल को निकालने से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को उस बेस के थ्रू आप रिप्लेस कर दो, अभी भी वही बन रहा है जो सोडियम के साथ रिएक्शन करके बनता था। अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पर रिडक्शन आपका जो क्या बोलते हैं उसको रिडक्शन ना होकर के न्यूक्लियोफिलिक अटैक के थ्रू यहाँ पर मेटल कार्बोनाइलेट बन रहा है 8 प्लस 8 प्लस 2 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। समझ आया क्या भाई? यहां तक समझ आया क्या सबको? क्विक रिस्पॉन्स। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके कॉम्प्लेक्स बने हैं ना, ऑब्वियसली ये जो 2 माइनस है तो उसको सोडियम जो है आपका NaOH का सोडियम उसको न्यूट्रल करने के लिए वहां पर काउंटर आयन की तरह आप वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से जुड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आपके FeCO4 बने हैं ना, या FeCO4 2 माइनस जो मेटल कार्बोनाइलेट बने हैं आयरन के, वो उसको कोलमांस रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलमांस रिएजेंट। याद रखेंगे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन से कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में कैसे मेटल कार्बोनाइलेट्स बनते हैं। तो आपको पता होगा कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है कि वो बाई न्यूक्लियर या जो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइलेट्स होते हैं वो खुद अपने आप ही उसके जो मल्टीपल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, कई मॉलिक्यूल होते हैं, एक दूसरे में ही रेडॉक्स रिएक्शन करके दैट इज एक ले जो है ऑक्सीडाइज होकर के एक रिड्यूस होकर के अपने इलेक्ट्रॉन अपने से दूसरे मॉलिक्यूल को दे करके वहां पर एक में माइनस आ जाता है, एक में प्लस आ जाता है और आपका माइनस वाला अगर मेटल को बनाया तो हम बोल देते हैं कि अरे इस रिएक्शन से भी क्या बन गया, मेटल कार्बोनाइलेट बन गया। जैसे कि अगर बात करें the bimolecular complex with metal bond can undergo disproportionation in the presence of non-pi acceptor ligands such as ammonia, pyridine और ये आपका DPP, इसका फुल फॉर्म आपको बताया था डाइफेनाइल फास्फोएथिन क्या क्या ये कुछ था, ठीक है। तो ये आई थिंक ये होता है क्या PH P एथेन P PH PH डाइफेनाइल फास्फोएथिन। अब चलो ये तो आप चेक कर लेना एक बार कि यही है कि नहीं। हाँ, तो ये जो है आपके जो नॉन पाई एक्सेप्टर लिगेंड जिनमें बाइंड बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी नहीं होती, तो वो जो लोग अगर वहां पर रिएक्शन करते हैं इसके साथ जब बाई न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जिनमें मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से आपका जो है कार्बोनिल के ऊपर एनायन दैट इज मेटल कार्बोनिलेट आयंस बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे कि बात किया जाए यहाँ पर Mn2CO10 है, सबको पता है कि यहाँ पर मैग्नीज में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जैसे ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के साथ ये जो है टूट जाते हैं और एक जगह
अमोनिया वाला मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स बनता है, कुछ CO जो है अमोनिया से रिप्लेस हो जाते हैं, और एक जो है आपका कार्बोनिल के साथ ही जुड़ करके मेटल कार्बोनाइलेट आयन बनाता है। जैसे कि इसमें यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ कि यहाँ पर 3 कार्बोनिल को आपका जो है 3 अमोनिया आपका जो अमोनियम लिगेंड है वो उसको रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर देखिए कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसमें प्लस चार्ज है, दैट इज यहाँ पर अमोनिया भी न्यूट्रल लिगेंड होता है, कार्बोनिल भी न्यूट्रल लिगेंड होता है। मैग्नीज जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, दैट इज मैग्नीज जो है यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी +1 चार्ज आ जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दिया है, तो यहाँ पर ये जो आपका सेकेंड आपका जो कॉम्प्लेक्स बना है मैग्नीज का MnCO5, उसको 18 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये मैग्नीज अपना इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ पर आपका 18 इलेक्ट्रॉन में इस कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट कर दिया। तो हुआ कुछ नहीं है, इन द प्रेजेंस ऑफ weak pi circle ligand या non pi circle ligand, these are proportionate to each other and after this proportionation मेटल कार्बोनाइलेट आपका फॉर्म होगी। ठीक है, अगर आप 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो मैग्नीज के यहाँ पर देखिए कितना भी 18 इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करेंगे तो ध्यान देंगे तो यहाँ पर 3 और 3 6 6 6 12 तो यही हो गए, 12 तो आपके लिगेंड के कारण हो गए, और मैग्नीज का कितना होता है 7, तो 12 7 19, और 19 होने के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज होने के कारण -1 इज इक्वल टू 18। तो ये जो है आपका क्या बन जाता है भाई, कन्वर्ट हो जाता है मेटल कार्बोनाइलेट, और दोनों जो है 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। अब दिक्कत ये आता है किसी दिन जब क्वेश्चन बनेगा या फिर जब मेरा टेस्ट होगा तो उसमें क्वेश्चन बनेगा कि बताओ कि यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो हुआ, लेकिन किसके में इतनी हिम्मत है कि अमोनिया लिगेंड को कौन से चार्ज वाले लिगेंड के साथ वो जोड़े। तो यहाँ पर अमोनिया किसके साथ जुड़ेगा और किसके साथ नहीं जुड़ेगा, तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है ये एक हार्ड साइड होता है, और हार्ड साइड जो है एक हार्ड बेस की तरह काम करते हुए एक हार्ड एसिड के साथ ये जुड़ने की टेंडेंसी रखता है। लाइक टू लाइक इंटरेक्शन यहाँ पर होता है, हार्ड टू हार्ड एंड सॉफ्ट टू सॉफ्ट। क्यों, क्योंकि कार्बोनिल में जो है कार्बोनिल का कार्बन आपका सॉफ्ट लिगेंड होता है, सॉफ्ट साइट होता है, आपको मैं पहले ही कार्बोनिल पढ़ा रहा था वहां पर बताया था। तो वहां पर कार्बोनिल किसके साथ जुड़ता है, सॉफ्ट एसिड के साथ जुड़ता है, और वो कौन होता है, ऑब्वियसली जब किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका साइज जो है बढ़ जाता है, और साइज बढ़ने के कारण जेड इफेक्टिव कम होने के कारण उसको जो है सॉफ्ट नेचर शो करता है, और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण उसमें जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण उसमें हार्डनेस आ जाती है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है कि अमोनिया किसके साथ जुड़ेगा। किसी दिन ये रिएक्शन पूछेगा और आपको सिर्फ इसके ऑप्शन में ही आपको वो कर देगा कि इसमें एक बार माइनस लगाएगा, इसमें एक बार प्लस लगाएगा, और ध्यान ये भी देना है कि दोनों में अमोनिया नहीं जुड़ती, या दैट इज दोनों में इनकमिंग लिगेंड नहीं जुड़ते। In this reaction, electron transfer takes place from 19 electron MnCO3 NH3 thrice। यही तो हुआ है, एक 19 इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट बनता है, और ये 19 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन इस 17 इलेक्ट्रॉन वाले को दे करके दोनों 18 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को ही बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ लिगेंड को चेंज कर दिया मैंने, पायराडीन को जब चेंज किया, 12 पायराडीन जब रिएक्शन करता है तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट जो है एक पूरे CO को ये रिप्लेस कर दिया। पूरे CO को जब रिप्लेस करता है तो ये आपका पायराडीन किसके साथ जुड़ेगा, तो पायराडीन जुड़ेगा आपका पॉजिटिव चार्ज वाले के साथ। तो देख लो यहाँ पर आपका 2+ चार्ज है किसके ऊपर, मेटल के ऊपर, और कार्बोनिल वाला किसके साथ जुड़ा रहेगा, वो जुड़ा रहेगा आपका नेगेटिव चार्ज वाले के साथ। तो सॉफ्ट टू सॉफ्ट इंटरेक्शन, हार्ड टू हार्ड इंटरेक्शन। ठीक है, ये भी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। वैसे ही
यहाँ पर जब ये लिगेंड DPP, ये लो जी, हाँ ये सही था, मैं तो लिख रहा था आपका, ये लिगेंड था, ठीक है। तो Mn2CO10 जब इस लिगेंड के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें भी आपका जो है कुछ CO जो है रिप्लेस हो जाते हैं इस DPP से, और आपका ये DPP किस मेटल के साथ जुड़ता है जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ पर +1 चार्ज होगा, और +1 चार्ज होगा, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेकेंड वाले में इसको प्रोवाइड करा देता है, और हम पढ़ रहे थे मेटल कार्बोनाइलेट आयन का बनना, ठीक है। वैसे ही ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को, इसको आप पढ़िए, ठीक है। आप क्या करना, इसमें सभी में 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट करना, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल जब काउंट करोगे तो ये आपका होमवर्क है कि कौन से मेटल के कौन से कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज लगेगा। कॉन्सेप्ट मैं बता दिया हूँ कि कार्बोनिल वाला सॉफ्ट वाले के साथ जुड़ेगा, ये मैं बता सकता हूँ कि जितने भी सिर्फ कार्बोनिल वाले जुड़े हुए हैं वो कार्बोनिल वालों के ऊपर आप माइनस चार्ज लगाएंगे, और ये जो लेफ्ट वाले में जिनमें अदर लिगेंड सब्स्टिट्यूट कर दिए कार्बोनिल को उसमें आप प्लस लगाएंगे। अब करना क्या है आपको, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसमें कितने प्लस होंगे और किसमें कितने माइनस होंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसमें +1 होगा इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो ये एज अ काउंटर आयन ये जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर -1 होगा। चूंकि यहाँ पर देखो 2 ठो ये वर्क कर रहा है तो क्या पता इसमें जो है हाई चार्ज होगा, अकेले मिलकर के इसमें हाई चार्ज होगा, ठीक है। समझ आया क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। तो आपको ये होमवर्क है कि इसमें कौन से कॉम्प्लेक्स में कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो ये था आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से मेटल कार्बोनाइलेट आयन का बनना, ठीक है। ये उन्हीं सब चीजों को मैं लिख गया हूँ कि नाइट्रोजन जो एक हार्ड साइड है, हार्ड बेस की तरह काम करता है, तो हार्ड एसिड के साथ इंटरेक्ट करेगा, और सॉफ्ट बेस जो है सॉफ्ट एसिड के साथ इंटरेक्शन करेगा, हार्ड टू हार्ड एंड सॉफ्ट टू सॉफ्ट इंटरेक्शन। सो गाइस ये था आपका मेटल कार्बोनाइलेट का बनने का मेथड्स। इसमें कुछ ट्रिक्स थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, उनको आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तीनों चारों जो मेथड आपके डिसप्रोपोर्शनेशन, रिडक्शन और न्यूक्लियोफिलिक का टेक पढ़े उनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है।